कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को सारे चैप्टर समझ में आ गए। हम मानव भूगोल की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। जब तक सभी आ जाते हैं तब तक थोड़ा सा पीछे वाला ज्ञान हम रिपीट कर लेते हैं कि मानव भूगोल की विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी है। तो हम मानव भूगोल में जिस प्रकार से मानव को केंद्र बिंदु मानकर अध्ययन करते हैं, हम मानव भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण के मध्य घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य और पर्यावरण के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। इस प्रकार मानव और पर्यावरण के जो बीच के जो संबंध है वह समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इन संबंधों में भी परिवर्तन आएगा। कभी ये संबंध पर्यावरण या प्रकृति के अनुकूल रहेंगे तो कभी ये संबंध मनुष्य के अनुकूल हो सकते हैं। इस प्रकार प्राचीन समय से लेकर अभी तक जो विचारधाराएं बदलती रही हैं उन्हीं को हम तीन मुख्य विचारधाराओं के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले निश्चयवाद को पढ़ा, डेटरमिनिज्म, जिसके अन्य नामों के अंतर्गत हमने ये पाया कि इसे वातावरण निश्चयवाद भी कहा जाता है, इन्वायरमेंटल डेटरमिनिज्म। इसे हम नियतिवाद भी कहते हैं, इसे हम पर्यावरणवाद भी कहते हैं तथा इसे हम पर्यावरण निश्चयवाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं या जो नाम है वो बदलते गए हैं, लेकिन इनका जो मीन है, जो मुख्य अर्थ है वही यही है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है। जितने भी मानवीय क्रियाकलाप है उन्हें नियंत्रण करने का जो कार्य है वो प्रकृति के माध्यम से किया जाता है। बात करें कि इस विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ, तो इस विचारधारा का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ। जब हम संभववाद की बात करेंगे तो उस विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ। अब निश्चयवादी जो विचारधारा है वो कहती है कि प्रकृति के विभिन्न तत्व, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु, पानी, ये सभी तय करते हैं कि मानव कौन सी क्रियाएं करेगा, उसके जीवन निर्वाह के साधन कौन कौन से होंगे, उसका समाज और उसकी संस्कृति किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार का रहन सहन होगा, किस प्रकार से वो आचार विचार करेगा, ये सभी तय करने का जो श्रेय जाता है वो प्रकृति को जाता है। प्रमुख विचारकों के अंतर्गत हमने हिपोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, मॉन्टेस्क्यू इत्यादि के नाम देखे और सभी ने अपने अपने लेखों में इसी बात को स्पष्ट किया है कि जो प्रकृति है वह प्रभाव डालती है। इसके अंतर्गत हमने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पढ़ा, को जो जर्मनी के थे। इनकी पुस्तक
प्रसिद्ध पुस्तक जो पिछले जो वर्ष के जो एग्जाम हुए उसमें पूछी गई कि कॉस्मोस किसकी रचना है। कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की रचना है। इसी प्रकार कॉल रिटर की जो प्रसिद्ध पुस्तक अर्ड कुंडे, या फिर आप चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जिक्र करें, या किसी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित पुस्तक अर्नेस्ट हकेल की बात करें, सभी ने अपने विचारधाराओं में यही बात कही है कि जो प्रकृति है उसका प्रभाव मानव पर पड़ता है। इसके अंतर्गत हमने रेडजेल को पढ़ा कि रेडजेल इस संबंध में क्या कहते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी या नृजाति भूगोल या भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, जो सैंपल की जो कुमारी चर्चिल एलन चर्चिल सैंपल की जो पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मनुष्य है जो मोम का पुतला है, वह उसकी संतान है, वह उसकी धूल है जो उसकी नसों में, उसकी हड्डियों में जम चुकी है, उससे दूर नहीं जा सकता। तो ये इस प्रकार से हंटिंगटन या अलग अलग प्रकार के जो विद्वान हैं उनको लेकर हमने इस विचारधारा को क्लियर किया था कि निश्चयवाद किस प्रकार से चलता है। फिर हमने संभववाद की बात की। तो संभववादी विचारधारा कहती है या जन्म कहाँ पर हुआ, तो इस विचारधारा का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, फ्रांस में। पढ़ते हैं हम आगे, काफी आ चुके हैं, इसी को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हमने संभववाद और नियतिवाद दोनों को पढ़ा और दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है। स्क्रीन आपके सामने है, उसे देखते जाए और कुछ तथ्य मैं बता रहा हूं, उसे आप सुनते जाए। संभववाद शब्द का अगर प्रयोग की बात करें कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हम लुशियन फैब्रे की बात करते हैं कि सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोगकर्ता जो थे वो लुशियन फैब्रे थे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। उसमें वे कहते हैं कि कहीं पर भी अनिवार्यताएं नहीं है, यानी कहीं पर भी आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इस प्रकार का ही कार्य करना है, इस प्रकार के ही वस्त्र पहनना है या इस प्रकार का ही भोजन करना है। आप स्वतंत्र हैं, सभी जगह संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं का उपयोग करने के लिए जो मनुष्य है वो स्वतंत्र है। ये विचारधारा और ये जो बात लिखी गई लुसियन फैब्रे, उसके बाद विडाल डी ब्लांस, जिसे संभववाद का जनक माना जाता है, उन्होंने फ्रांस में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी उन्होंने कहा कि प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कुछ नहीं है, वो केवल परामर्श देती है। फिर आगे उनके शिष्य के रूप में ब्रून्स आए। ब्रून्स ने कहा कि प्रकृति आदेश नहीं, केवल अनुमति प्रदान करती है। इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग विचारधाराओं ने अलग अलग प्रकार की बातें कही। तो इन दोनों में ही अगर हम अंतर देखने की बात करें कि दोनों में ही इन इस विचारधारा में क्या अंतर है, तो इस विचारधारा में अंतर को अगर देखें तो इस जो स्लाइड आपके सामने है उस आधार पर आप देख सकते हैं कि अगर हम नियतिवाद की बात करें तो नियतिवादी विचारधारा कहती है कि मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को
सर आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। सॉरी। हम इस विचारधारा की बात करते हैं कि जब हम मनुष्य के क्रियाकलाप को प्रकृति से नियंत्रित मानते हैं तब हम नियतिवाद की बात करते हैं, और इसी स्थान पर जब हम बात करते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, वह प्रकृति में आवश्यक परिवर्तन कर सकता है, तब हम संभववाद की बात करते हैं। संभववादी कहते हैं कि प्रकृति उसके सामने बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और इस संभावनाओं या जो संभावनाएं प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की जाती है उसमें से सर्वोत्तम क्या है उसका प्रयोग करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। यानी वो स्वतंत्र है, वो क्या खाएगा, वो स्वतंत्र है कि वो पहनने के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करेगा। प्रकृति उसे दबा नहीं सकती या प्रकृति उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। नियतिवादी कहते हैं कि मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। यानी मनुष्य का किसी प्रकार का योगदान या मनुष्य चाहकर भी किसी प्रकार का परिवर्तन अपने वातावरण में नहीं कर पाता था, ये नीतिवादी कहते हैं। और संभववादी कहते हैं कि मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। यानी प्रकृति पर निर्भरता मनुष्य की नहीं रह सकती, मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है, वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। हम विचारकों की बात करें कि कौन कौन से विचारक इसके समर्थक थे, तो इनके समर्थकों के आधार पर अगर देखें तो इसके जो विचारक या जो समर्थक थे, रेडजेल का नाम इसमें सर्वप्रमुख लिया जाएगा कि रेडजेल ने अपनी किताब एंथ्रोपोज्योग्राफी के अंतर्गत इस बात का सबसे पहले आपने कह सकते हैं कि जिक्र किया कि मनुष्य पर प्राकृतिक प्रभावों या भौतिक पर्यावरण का मनुष्य के व्यवहार पर प्रभाव रहता है। फिर रिटर, हम्बोल्ट, हटिंगटन, कुमारी सैंपल, पॉल सावर, ये विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि अलग अलग विचारक आएंगे जिन्होंने अपनी विचारधारा में यही बात कही कि प्रकृति का जो प्रभाव है वो मानव पर रहता है। फिर विडाल डी ब्लांस आए या लुसियन फेब्रे आए, उन्होंने कहा कि प्रकृति को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से नियतिवादी कहता है कि मानव को एक निष्क्रिय कारक है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल और केवल प्रकृति से नियंत्रित रहता है। प्रकृति तय करती है कि वो उसका व्यवहार, उसके खान पान, रीति रिवाज, समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलाप, जीविकोपार्जन के साधन क्या होंगे, वो किन पशुओं को पालेगा, किस प्रकार के कपड़े पहनेगा, क्या खाएगा, किस प्रकार के मकान बनाएगा, ये सब प्रकृति तय करती है। और संभाववादी कहता है कि मनुष्य महत्वपूर्ण है, उसमें बौद्धिक क्षमताएं पाई जाती है, वो तर्क शक्ति और बौद्धिक शक्ति के आधार पर वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से तकनीकी के आधार पर प्रकृति में आवश्यक बदलाव ला सकता है। तो ये दोनों ही जो हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों ही विचारधाराओं में क्या अंतर पाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर? ये दोनों ही विचारधाराओं को हमने यहाँ पर देखा है। क्लियर? चलते हैं हम। तो मानव भूगोल की विशेषताओं को हमने 3 भागों के अंतर्गत इस प्रकार से डिवाइड किया था, जिसमें नियतिवाद, जिसमें शॉर्ट में कह सकते हैं कि इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया, इसमें मानव का प्रकृतिकरण किया गया, यानी मानव को प्रकृति के अनुसार ढालने की कोशिश करने की जो बात की जाती है वो नियतिवादी कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो मोम के पुतले के समान है, उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, वह कठपुतली है, उसे किसी प्रकार से नाच नचाया जा सकता है, उसका जो नियंत्रण है, उसका जो कंट्रोल है वो प्रकृति के हाथ में। विचारधारा का जन्म जर्मनी में मुख्य प्रवर्तक रेडजेल और सैंपल, रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी, सैंपल की जो पुस्तक है वो भौगोलिक वातावरण का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, दोनों की अलग अलग किताबें दोनों ही गुरु और शिष्य के रूप में
जाने जाते हैं। अलग अलग नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या क्या नाम है इसे। इसे नियतिवाद भी कहा जा सकता है, इसे निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसे पर्यावरणवाद भी कहा जा सकता है, इसे पर्यावरण निश्चयवाद भी कहा जा सकता है। तो अलग अलग नाम। फिर हमने संभववाद को पढ़ा। संभववादी जो विचारधारा थी, उस संभववादी विचारधारा के अंतर्गत हमने देखा कि प्रकृति श्रेष्ठ न होकर मानव श्रेष्ठ है। प्रकृति तो केवल और केवल उसके सामने विभिन्न प्रकार के तथ्य या विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं उसके सामने लाकर रखती है। उसका उपयोग किस प्रकार से करना है, ये मनुष्य के तार्किक ज्ञान पर निर्भर करता है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, वो किसी पशु के समान नहीं है जो अपने मालिक का कहना मानता रहे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है उसका जन्म फ्रांस में हुआ। विडाल डी ब्लान, जिसकी पुस्तक का नाम मैंने अभी बताया है कि मानव भूगोल के सिद्धांत, ये इसकी प्रमुख किताब थी। अगर हम शब्द की बात करें कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हम लूशियन फेब्रे की बात करते हैं कि लूशियन फेब्रे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो इस प्रकार से दोनों ही विचारधारा को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और आज हम जो पढ़ेंगे उस विचारधारा का नाम है नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। ये दोनों ही के बीच की विचारधारा है, यानी इसमें नियतिवाद और संभववाद दोनों को घोलकर एक संयुक्त घोल बनाया गया है। दोनों ही विचारधाराओं को इसमें शामिल किया गया है और कहा गया है कि न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न ही मानव श्रेष्ठ है। यानी न तो मनुष्य मोम का पुतला है और न ही प्रकृति केवल उपदेशिका मात्र है। दोनों ही विचारधाराओं को एक साथ मिलाकर एक नवीन विचारधारा सामने लाई गई, जिसे हम कहते हैं नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद या नव पर्यावरणवाद। किसी भी प्रकार से इसका नाम रखा जा सकता है, लेकिन इंग्लिश की जो कह सकते हैं कि आपकी जो मीनिंग रहेगी वो लगभग एक ही रहेगी। और इस विचारधारा को लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है ग्रिफिथ टेलर को। जी टेलर नाम के जो व्यक्ति थे, मूलतः ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन उसका जो वर्क रहा वो अलग क्षेत्र में रहा। किस प्रकार से रहा और क्या किस प्रकार से ये कहानी रहती है उसको हम समझते हैं और इस विचारधारा को समझते हैं। इसे हम रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहने के पीछे क्या कारण है उसको देखते हैं कि जिस प्रकार से स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को हम यही समझ लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इस विचारधारा को कहा है। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से एक ट्रैफिक हवलदार जो किसी चौराहे पर खड़ा रहता है, चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक हवलदार आपके लिए आपकी स्पीड को कम कर सकता है। वो तो आपको कहता है, उसने ऐसे कर दिया तो आप वहां पर रुक जाओगे, या फिर एक रेड लाइट हो गई तो रेड लाइट होते ही आप वहां पर रुक जाओगे। जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है तो आप बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते हैं, और जब येलो लाइट्स होती है, पीले रंग की लाइट होती है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने खुद पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से ट्रैफिक जो हवलदार है उसकी तुलना ग्रिफिथ टेलर ने प्रकृति से की है। वो कहते हैं कि प्रकृति एक ट्रैफिक हवलदार के समय है। वो जब कहती है कि रुक जाओ तब आप रुक जाओ, रुको, और जब कहा जाता है कि आगे बढ़ो तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। यानी प्रकृति में अगर बहुत ज्यादा इस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, या मान लीजिए कि प्रकृति के अंतर्गत बहुत भारी मात्रा में चेंजेस ला रहे हैं जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो रहे हैं, तो उस समय प्रकृति आपको विभिन्न प्रकोपों के माध्यम से आपको आगाह करती है किस प्रकार की समस्याएं आपके लिए हानिकारक हो सकती है। चाहे हम कोरोना का उदाहरण ले लीजिए, तो कोरोना का एक उदाहरण आपके सामने है कि अगर आप प्रकृति से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करोगे, आप आर्टिफिशियल इस प्रकार के जीवाणुओं और विषाणुओं का निर्माण करेंगे, इस प्रकार के वायरस का निर्माण करोगे, तो हो सकता है कि ये भी आपके लिए आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रकृति से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें, और जब रुकने के लिए कहा जाता है तो रुक जाए। तो ये एक इशारा है कि अभी रुक जाओ नहीं तो विनाश होगा। तो ये इस प्रकार से इशारे, जिस प्रकार से ट्रैफिक हवलदार, तो ट्रैफिक हवलदार जो होता है वो आपकी दिशा को नहीं बदल सकता। आप किसी चौराहे पर खड़े हो और आपको घर की तरफ जाना है,
घर की तरफ जाना है और ट्रैफिक हवलदार कहता है कि नहीं, आप घर नहीं जा सकते, आपको पहले इस दुकान की ओर तरफ जाना है, इस दुकान से खरीदारी करनी है, नहीं आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है वो एक है कि घर की तरफ जाना है। भले ही ट्रैफिक हवलदार आपकी स्पीड को कम कर देगा, उसने हाथ दे दिया और स्पीड को कम कर दिया, लेकिन वो आपके गंतव्य स्थान को नहीं बदल सकता। तो इसी प्रकार से प्रकृति ये नहीं कहती है कि आप अपने उद्देश्य बदल दीजिए, आप अपने उद्देश्य वही रखिए कि आपको कहाँ जाना है, विकास करना है तो विकास कीजिए, लेकिन जो स्पीड है उस स्पीड को आप धीमा रखिए। तो इस प्रकार की मिलीजुली सी जो विचारधारा है, उस मिलीजुली विचारधारा को हम नवनियतिवाद के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि इसी विचारधारा या जो ये विचारधारा दी गई, इस विचारधारा को अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नामों से पहचाना है, अलग अलग पुस्तकों में इन्होंने अपने अलग अलग लेखों में इसे अलग अलग नाम दिया है। तो इसे संभावनावाद, प्रोबेबिलिज्म भी कहा जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कहने वाले थे OH की स्पेट, जिन्होंने इसे संभावनावाद, प्रोबेबिलिज्म कहा। आधुनिक निश्चयवाद, प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, कार्ल और सवर ने इसे इस प्रकार का नाम दिया। जब हम क्रियात्मक संभववाद की बात करते हैं तो डॉक्टर टेथम नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म का नाम दिया। और स्टॉप एंड गो निश्चयवाद की बात करते हैं, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या रुको और जाओ निश्चयवाद की बात करें या वैज्ञानिक निश्चयवाद की बात करें, तो ये दोनों ही जो नाम दिए ये ग्रिफिथ टेलर के माध्यम से या ग्रिफिथ टेलर के नाम से दिए गए। हम प्रजातियों का एक वर्गीकरण पढ़ेंगे आने वाले समय में, या विभिन्न पर विश्व के जलवायु कटिबंधों की बात करते हैं, तो ये दोनों ही क्षेत्रों में ग्रिफिथ टेलर का काफी योगदान रहा है। यहाँ तक क्लियर? जो पीछे से आए हैं, एनी प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है ना सबके पास? किसी का मैसेज आया है? मेरी आवाज सबके पास आ रही है? कोई नहीं बोल रहा। चलो यस आ गए। ओके थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर हम इसकी समर्थकों की जो सूची है उसमें कुछ नाम यहाँ पर बता दिए गए, और कुछ नाम जैसे हटिंगटन है, हटिंगटन जो अमेरिकन थे, किताब का नाम पल्स ऑफ एशिया किताब का नाम था। नेक्स्ट सभ्यता और जलवायु, पल्स ऑफ एशिया को पल्स ऑफ एशिया ही कहा जाता है। सभ्यता एंड आपके जलवायु जो है 1915, ये हटिंगटन की किताबें हैं। कार्ल सवर ने अपना सांस्कृतिक भूगोल में अपना योगदान 1947 इनकी किताब आई थी। इसी प्रकार से हर्बर्टसन और रॉक्सबी और फ्लूर नाम के जो व्यक्ति थे, रॉक्सबी स्कॉटलैंड के थे, और फ्लूर की जो किताब थे वो थे टाइम कॉरिडोर या समय के कॉरिडोर नाम की एक पुस्तक थी। इन सभी समर्थकों ने इस विचारधारा का समर्थन किया है कि हम मिडल वे में चले, न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न ही मानव श्रेष्ठ है। फिर हम ग्रिफिथ टेलर की बात करें कि इस ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का जो विकास है वो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन इनका जो वर्क था वो अमेरिका में था, लेकिन मूलतः ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, 21वीं सदी या सॉरी 20वीं सदी का 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का भूगोल, जो 1951 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। इस किताब के अलावा विभिन्न जो वेद ग्रंथ लिखे, उन्होंने इस विचारधारा को रखा और कहा कि ये निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की विचारधारा है। न तो निश्चयवाद की तरफ इस विचारधारा में यह कहा गया है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और न ही निश्चयवाद की विचारधारा के अंतर्गत या के अनुसार कहा गया है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, और न ही संभववाद की विचारधारा के माध्यम से कहा गया है कि मानव जो है संभावनाओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, प्रकृति का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण मानव पर नहीं है।
दोनों ही विचारधाराओं के मध्य की विचारधारा रखते हुए इसमें कहा गया है कि मानव प्रगति की गति बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं। यानी ट्रैफिक हवलदार के समान है प्रकृति, जो मानव जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उस गति को बदल सकता है, उसको स्लो कर सकता है, उसको तेज कर सकता है, लेकिन वह उस प्रगति की दिशा नहीं बदल सकता। वह ट्रैफिक हवलदार के समान है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया कि ट्रैफिक हवलदार जो आपकी व्हीकल, आपकी गाड़ी की गति, स्पीड को कम करा सकता है, लेकिन आपकी दिशा को नहीं बदल सकता। कि अगर आप घर की तरफ जा रहे हैं और आपको कहा जाता है कि आप घर न जाकर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाए, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते। ये विचारधारा कहती है कि न तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति विजेता है। दोनों के बीच में क्रियात्मक संबंध है। क्रियात्मक संबंध का अर्थ है कि दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों ही का प्रभाव जो है वो समान रूप से चलता है। तो इस प्रकार से इस विचारधारा को रखा गया। इसके अलावा इस विचारधारा के अंतर्गत चाहे कितना भी मैं समझा देता हूं तो यही बात निकल के आएगी कि जो ग्रिफिथ टेलर है, ग्रिफिथ टेलर जो ऑस्ट्रेलियन थे, वर्क जो था इनका यूएसए कनाडा के अंतर्गत इन्होंने अपना वर्क किया और एक ही बात कही कि प्रकृति के नियंत्रण के स्थान पर प्रकृति का जो प्रभाव है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन पर पर्यावरण के नियंत्रण की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकती और भले ही उसमें कमी ला जा सकती है। यानी अगर हम कहें कि हम प्रकृति के कार्यों में परिवर्तन, क्या मान लीजिए कि हम मान लें कि प्रकृति का प्रभाव मानव पर नहीं रहता, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। प्रकृति का जो प्रभाव है वो मानव पर अवश्य रहता है, लेकिन जो मानव है वह भी प्रकृति में बदलाव जरूर लाता है। इसका एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि आज हम देखें कि जो ठंडे क्षेत्र है, जैसे कि टुंड्रा प्रदेशों की बात करें या अंटार्कटिक की बात करें, या फिर हम सहारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए मरुस्थलों की बात करें, यहाँ पर मनुष्य को प्रकृति की दास्तां स्वीकार करनी पड़ती है। यानी वो मजबूर है उस बर्फ को वह पिघलाकर वहां पर मैदान नहीं बना सकता, या फिर उस बर्फ वाले क्षेत्र में किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं कर सकता, तो वहां पर मजबूर है। इसी प्रकार से हम मरुस्थलों की बात करें तो सहारा के मरुस्थल ले लीजिए या ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डेजर्ट को ले लीजिए, वहां पर इतनी कठोर जलवायु है कि वो चाहे कि उसके उष्ण जलवायु को वो आर्द्र जलवायु में बदल दें, वहां पर बारिश की बारिश करवा दे, तो इतना संभव नहीं है। वो मजबूर है और इतना भी कह सकते हैं कि वो परिवर्तन नहीं ला सकता। यानी मनुष्य जो है प्रकृति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त नहीं है। भले ही वहां पर उन्होंने अपने मकान बना लिए, दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे मरुस्थल की बात करें चाहे हिमाचल क्षेत्र की बात करें, दोनों ही क्षेत्रों में भले ही उन्होंने आवास बना दिए, वहां पर वह अपने खाने योग्य वस्तुओं को भी उगाने लगा है, लेकिन पूर्ण रूप से वो उस क्लाइमेट को नहीं बदल सकता। वो नहीं बदल सकता कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डेजर्ट है वो हरा भरा कर ले पूरा का पूरा, और जो हिमाच्छादित क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश या अंटार्कटिका का, वहां पर वो मैदान बना ले, वहां पर कृषि कार्य संभव कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। ये विचारधारा या इस विचारधारा के अंतर्गत टेलर ने अलग अलग प्रकार से, टेलर के अलावा कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार दिए हैं, लेकिन स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म शब्द को आपको बार बार से प्रयोग में लाना है। अब स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म है वो किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाती है, तो उसके अंदर आपको याद रखना है एक ही बात कि जिस प्रकार से एक ट्रैफिक हवलदार जो एक चौराहे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार प्रकृति भी उसी के अनुरूप रहती है। एक हवलदार जो ट्रैफिक पुलिस में है, वो चौराहे पर खड़ा है, वह यात्रियों को चौराहे पर नियंत्रित करता है, उसकी स्पीड को कम कर सकता है,
उसे आगे बढ़ने के लिए कह सकता है, उसे रुकने के लिए कह सकता है, लेकिन उसके गंतव्य स्थान को नहीं बदल सकता। चौराहे पर पहुंचने पर यात्री अपने दाएं बाएं देखकर अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ता है कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्या सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, दाएं से गाड़ी आ रही है या बाएं से। गाड़ी का अर्थ यहाँ पर है खतरा। खतरा कहाँ से आ रहा है, तो वहां पर वह कुछ क्षण के लिए रुक सकता है। इस प्रकार यात्री को अपनी भलाई के लिए यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि किसी दुर्घटना का शिकार वह न हो। इसी प्रकार से प्रकृति भी इस मानव को नियंत्रित करती है, लेकिन ये नियंत्रण इतना नहीं है कि वो पूरा का पूरा उसके विचारधारा को ही बदल दे, उसके गंतव्य स्थान को बदल दे। उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है, उसके गंतव्य को कम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से उन्होंने विचारधारा अपनी प्रस्तुत की है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। जॉर्ज टैथम इस विचारधारा को कहता है कि जिस प्रकार से प्रकृति जो है या जो नव नियतिवादी है, वे नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव और प्रभाव के स्थान पर समायोजन की बात करते हैं। तो नियंत्रण की जो बात की जाती है वो की जाती है नियतिवादियों के द्वारा कि प्रकृति का नियंत्रण मानव पर है। संभववादी भी नियंत्रण की बात करते हैं कि मनुष्य पर मनुष्य का जो नियंत्रण है वो प्रकृति पर रहता है। तो दोनों ही अपने अपने नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नवनियतिवादी जो विचारधारा है वो कहती है कि यहाँ पर नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव यानी मनुष्य का प्रभाव पृथ्वी पर या प्रकृति पर रहता है, और प्रकृति भी मानव को प्रभावित करती है। इसके अलावा ये प्रभाव के स्थान पर समायोजन पर बल देता है। समायोजन का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को वहां पर एडजस्ट करता है। मनुष्य वहां के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, न कि उसको बदलने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, या फिर तो आप उसमें एकोमोडेशन हो जाए या उसको मॉडिफाइड कर ले। तो अगर आप कह सकते हैं कि बदल सकते हैं तो अपने खुद को अपने आप बदल दीजिए और वहां पर अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। अगर नहीं बदल सकते तो वहां पर उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विचारधारा आगे बढ़ती है। स्लाइड देखिए एक बार। हाँ, तो यहाँ तक कोई समस्या है? 2 मिनट में क्लास खत्म होगी एक बार तो। चलो मैं इसको यहीं आज खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जॉर्ज स्टैथम की जो कथन है उसे याद रखना है कि वह नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव और प्रभाव के स्थान पर समायोजन की बात करते हैं। तो इस विचारधारा को इन्होंने नाम दिया आपके व्यवहारिक संभववाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। सभी स्लाइड साथ साथ चलाऊं क्या वापस? अब हम बात करें कि इसकी निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं। तो जर्मन का जो नियतिवाद था या फ्रांस का हम संभववाद, दोनों की अगर बात करें तो दोनों ही अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसकी सार्थकता वर्तमान जगत में बिल्कुल कम है।
अगर हम वर्तमान में कहें कि नहीं, प्रकृति मानव को बदल सकती है या मानव प्रकृति को बदल सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। आज जितने भी कह सकते हैं कि हमारे जितने भी जो कार्यकलाप है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक, जितने भी क्रियाकलाप है, उस पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य रहता है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन पूरी तरफ से उस पर निर्भर नहीं रहता है। यानी मानव और प्रकृति की अंतर्क्रिया में किसी एक को हम सर्वशक्ति समान नहीं मान सकते और दूसरे को हम उपेक्षा नहीं कर सकते, और बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है। मानव भूगोल का परम उद्देश्य जो होता है वो रहता है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। ये जॉर्ज चैथम का एक और कथन है, रिपीट कर रहा हूं मैं, मानव